सबसे पहले तो सर ये रिटर्न ऑफ इनकम, वाई ओनली इनकम, ये लॉस भी हो सकता है, ये है क्या? जनरली डिपार्टमेंट हमसे ना बहुत सारी इंफॉर्मेशन चाहता है, ऑलमोस्ट पेपरलेस इंफॉर्मेशन हम डिपार्टमेंट को देने वाले हैं। तुम ऐसा बोल सकते हो कि सर रिटर्न स्टडी मैट में भी क्लियरली दिया हुआ है कि इट इज अ डिक्लेरेशन बाय द एसएससी इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। दैट मीन्स एसएससी का इंफॉर्मेशन, एसएससी का डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन, वो खुद बताए कि उसका प्रीवियस ईयर में, जैसे अपना प्रीवियस ईयर 1920, इस 1920 में कहां कहां से उसका इनकम है, सैलरी से कितना इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी से कितना है, पीजीबी से कितना है, अदर सोर्सेज से कितना है, कैपिटल गेन से कितना है, और किसने किसने उसका टीडीएस डिडक्ट किया, किसने उसका टैक्स डिडक्ट किया, जो वो भी क्लेम करेगा, कब वो एडवांस टैक्स पेमेंट किया वो भी क्लेम करेगा, उसका एड्रेस क्या है, उसका पैन नंबर क्या है, उसका आधार नंबर क्या है। अगर कोई लॉस है तो कैरी फॉरवर्ड के लिए उसे क्लेम करना पड़ेगा। अगर कोई डिडक्शन है, उसने इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो डिडक्शन उसे क्लेम करना पड़ेगा। वो सारी चीजें वो कहां से और वो कैसे क्लेम करे, कैसे बताए, ये बताने का ही फॉर्म है फाइलिंग ऑफ रिटर्न। या तुम बोल सकते हो इस रिटर्न में वो सारी इंफॉर्मेशन वो डिक्लेयर करेगा। तो तुम्हें क्या करना है, तुम लिखते भी जाओगे साथ साथ और स्टडी मैट कवर करते जाओगे। देखो स्टडी मैट में पहले से मैंने एक हाईलाइट करके रखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। लाइक फर्स्ट है कि सर ये डिक्लेरेशन ऑफ इनकम है बाय द एसएससी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। फॉर्मेट सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आर्टिकल वाले बच्चे अच्छा से जानते होंगे। इनका फॉर्मेट ITR 1 से लेके ITR 7 तक है। इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म नंबर दिया गया अलग अलग एसएससी के लिए 1 2 3 4 4A ऐसे 5 6 7। तो जब तुम आर्टिकल शिफ्ट करोगे तब तुम्हें आइडिया हो जाएगा। स्टडी मैट में भी आई थिंक थोड़ा बहुत हिंट तुम्हें दिया हुआ होगा। तो सर सबसे पहले अपना रिटर्न अपना है क्या, जैसे अपना बात हुआ कि सर रिटर्न है क्या, रिटर्न है अपना डिक्लेरेशन इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, जिसको मैंने कहा कि तुम्हारा इस फॉर्मेट को हम लोग, ये फॉर्म को हम लोग ITR बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म बोलते हैं। डिक्लेरेशन बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को देना है। सेकंड पॉइंट में आ जाओ कि सर ये जो डिक्लेरेशन है कौन कौन और किसे किसे ये रिटर्न फाइल करना कंपलसरी। कौन कौन रिटर्न फाइल करेगा ही करेगा। दैट मीन्स नहीं करेगा तो उसे पेनल्टी भी लगेगा, फाइन भी देना पड़ेगा, अलग से फीस भी देना पड़ेगा, किसे, गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो कौन कौन से एसएससी है, अगर तुम एसएससी देखोगे तो अपने स्टडी मैट में आ जाओ। सर एक कंपनी एंड फर्म है, पर्सन अदर देन कंपनी है, फिर सर पर्सन रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट मीन्स सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, और again every person, individual, HUF, AOP, BOY and AJP। तो कंपल्सरी सर मैंडेटरी, कंपल्सरी मैंडेटरी किसको किसको फाइल करना जरूरी है। कौन कौन है एसएससी जिनको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करना जरूरी है। जैसे कि मैंने कहा कि सर फर्स्ट है कंपनी एंड फर्म, ये एसएससी को रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस। इनका प्रॉफिट हो या लॉस हो, इनकम हो ना हो, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट और लॉस, दैट मीन्स इनकम हो तब भी फाइल करना है और इनकम ना हो तब भी फाइल करना है। जब तक बिजनेस बंद ना हो, बिजनेस में काम धाम ना हो तब भी फाइल करना है, कोरोना हो तब भी फाइल करना है, बंद है तब भी फाइल करना है और लॉस है तब भी फाइल करना है।
इनका टर्नओवर एक लिमिट से ज्यादा हो तब भी फाइल करना है, एक लिमिट से कम हो तब भी फाइल करना है, नील टर्नओवर हो तब भी फाइल करना है सर, नील इनकम हो तब भी फाइल करना है, लॉस हो तब भी फाइल करना है, और इनकम करोड़ों में हो तब भी फाइल करना है। दैट मीन्स चाहे ऑडिटेड हो या नॉन ऑडिटेड हो, टर्नओवर इनकम मतलब इनका नहीं है, इनको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। तो याद कर लो, कौन रिटर्न फाइल करेगा ही करेगा सर, कंपनी एंड फर्म करेगा ही करेगा। कब करेगा? चाहे कोई भी केस हो सर, इनको करना ही करना है। सेकंड पॉइंट में आ जाओ। सर और कौन करेगा? मैं सीधा फोर्थ पॉइंट में पहले जाता हूं, फिर मैं सेकंड एंड थर्ड में जाऊं। फोर्थ पॉइंट में सर, फोर्थ पॉइंट इज एक्सक्लूसिवली फॉर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOY, AJP। एवरी पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल। तो सर सेकंड पॉइंट में अपने बोल सकते हैं कौन कौन फाइल करने वाला है। सर सेकंड पॉइंट में कौन कौन फाइल करने वाला है? सेकंड पॉइंट में इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, AJP, ये फाइल करेंगे ही करेंगे। सर क्या हमेशा करेंगे? क्या इनका ऑडिट पे कोई लिमिट नहीं है? क्या टर्नओवर पे कोई केस नहीं है? नहीं, इनका एक अलग केस। दैट मीन्स ये कब कब फाइल करेंगे, उनके लिए सर क्या क्या इज एसेसेबल अंडर दिस एक्ट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक तो है सर उसका अपना टोटल इनकम और ऑफ एनी अदर पर्सन in respect of which he is accessible। That means सर यहाँ 2% कवर्ड है, इंडिविजुअल अपने लिए और किसी दूसरे के लिए। दूसरे के लिए कौन हो सकता है? रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, जो हमने डिस्कस किया था बेसिक क्लास में। हो सकता है कि माइनर चाइल्ड के लिए पेरेंट्स हो, एक लुनाटिक के लिए उसका लीगल गार्जियन हो। अगर उसका इनकम है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न फाइल करेगा विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A और सेक्शन 54, 54B, D, EC और 54F, 54 सीरीज वाले। बट 54 सीरीज के जितना सेक्शन हमारा यहाँ एप्लीकेबल है वही कवर्ड है तुम्हारे स्टडी मैट में। बाकी जो सेक्शंस कवर्ड नहीं है तुम्हारे स्टडी मैट में या तुम्हारे CA इंटर के कोर्स में, वो यहाँ कवर्ड नहीं है, बट वो सेक्शन भी यहाँ पर डिडक्टेबल है। एक्सीडेड द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। सर ये बोल क्या रहा है? ये बोल ये रहा है कि सर इंडिविजुअल HUF, AOP, BOI, AJP को रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। कब और किस केस में? किस केस में कंपलसरी है सर? नंबर 1, जब उसका टोटल इनकम। सर कौन सा टोटल इनकम? बातें ध्यान से देखना। before deductions under section या deductions under chapter 6A। और chapter 6A क्या है सर? chapter 6A है 80C to 80U। सर आप क्या बोल रहे हो? मैं ये बोल रहा हूं कि इन्होंने बोला टोटल इनकम, बट ये बोल रहे कि टोटल इनकम। जब बातें ध्यान से देखना, टोटल इनकम विदाउट गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 6A और सेक्शन 54 सीरीज। दैट मींस टोटल इनकम बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन चैप्टर 6A एंड बिफोर सेक्शन 54 सीरीज। सर कैपिटल गेन वाला डिडक्शन याद होगा तुम लोग को। दैट मीन सर ये तो बोलना चाहते हैं इनडायरेक्टली GTI। हाँ GTI, पहले सिर्फ GTI हुआ करता था, नाम था टोटल इनकम, नाम था टोटल इनकम। बट ये टोटल इनकम को इन्होंने एक्चुअली रेफरेंस दे के रखा था GTI का। एंड GTI हुआ क्या करता था? तो GTI हुआ करता था बिफोर 80C to 80U डिडक्शन। सर GTI हुआ करता था
ग्रॉस टोटल इनकम द एग्रीगेट ऑफ 5 हेड्स एंड आफ्टर डिडक्शन हम उसको बोलते थे टोटल इनकम। यहां इन्होंने बोला टोटल इनकम, बट इन्होंने क्लियरली बोला सर बिफोर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से किनके लिए सर? इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए। बट एक नया चीज, एक नया अमेंडमेंट आया 2019 है। और ये अमेंडमेंट क्या था सर? ये अमेंडमेंट था कि कैपिटल गेन का जो 54 सीरीज वाले डिडक्शन हुआ करते थे, तुम्हें याद होगा हमारे नोट्स में है सेक्शन 54 वाले डिडक्शन जो हुआ करते थे, वो डिडक्शन माइनस करने के बाद नेट कैपिटल गेन हम निकालते थे। और वो नेट कैपिटल गेन हम ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड किया करते थे। अब बातें ध्यान से सुनना, वो क्या बोल रहे हैं टोटल इनकम के लिए? सर वो क्या बोल रहे हैं टोटल इनकम के लिए? वो बोल रहे हैं कि टोटल इनकम फॉर दिस प्रोविजन क्या होगा सर? टोटल इनकम फॉर दिस प्रोविजन होगा टोटल इनकम जो हम निकालते थे लास्ट में, जो नेट इनकम हम निकालते थे, प्लस पुलिस का सायरन बज रहा है। और क्यों बज रहा है? 6:30 बज गया है और 7 बजे दुकानें बंद करनी है। तो 6:30 में अराउंड 5 to 7 ये पुलिस की जोर सायरन देके गाड़ियां जाती है कि अब स्टार्ट कर दो बंद करना और घर जाओ, आराम करो, बहुत कमा लिया आज के लिए और आराम करो। तो कुछ आवाजें आते रहेंगी क्योंकि हम हैं कहाँ सर? हम हैं घर में, और घर में फैमिली भी है, पेरेंट्स भी है, बच्चे भी है, और कुछ रोड के साउंड भी आएंगे। बट फिर भी मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूं तुम लोग को बेस्ट देने का। बट आ जाओ, सब्जेक्ट में आ जाओ, नहीं तो मैं भावुक हो जाऊंगा। सर टोटल इनकम में क्या ऐड करना है इस प्रोविजन के लिए? सर टोटल इनकम में 80C to 80U ऐड कर दो। नीचे से जाओ सर। प्लस क्या ऐड करना है सर? ऐड करना है डिडक्शंस कहां के? ऑफ कैपिटल गेन के डिडक्शन। और तुम बोल सकते हो सर, या हम ऐसा बोल दे सर कि जीटीआई प्लस डिडक्शंस क्लेम्ड अंडर 54 सीरीज ऑफ कैपिटल गेन। हाँ सर, यही प्रोविजन है, बिल्कुल यही प्रोविजन है। बोल क्या रहा है, जरा बातें ध्यान से सुनना। सर बोल ये रहा है कि इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी के लिए एप्लीकेबल है। कब एप्लीकेबल है? अगर उनका टोटल इनकम कौन सा टोटल इनकम सर? टोटल इनकम प्लस 80C to 80U प्लस कैपिटल गेन डिडक्शन एक्सीड्स, आ जाओ वापिस, आ जाओ वापिस तुम्हारे स्टडी मेट में आ जाओ, exceeded the basic exemption limit. Sir, exceeded the basic exemption limit. BEL. सर किसका याद होगा सर? 2,50,000 नॉर्मल एसएससी के लिए, 3 लाख सीनियर सिटीजन के लिए, 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। अगर इनका सर जीटीआई प्लस डिडक्शंस, अंडर सेक्शन 54 या फिर टोटल इनकम प्लस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C2U प्लस डिडक्शंस अंडर सेक्शन कैपिटल गेन, अगर ये सब मिला के या फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं सर, जीटीआई प्लस कैपिटल अंडर सेक्शन 54 सीरीज, ये सब मिला के 54 सीरीज है, 54 सीरीज, क्योंकि 54 भी अपने आप में सेक्शन है, मैं 54 सीरीज का बात कर रहा हूं। सब मिला के 54 सीरीज ऐड करके अगर ये 2,50,000, 3 लाख और 5 लाख से ज्यादा हो जाए तो फिर उस इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी को अपने को रिटर्न फाइल करना
सो अपना सेकंड कैटेगरी में एक तो कंपनी एंड फर्म ने डिस्कस किया, सर फाइल करना जरूरी है। दूसरा हमने डिस्कस किया इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इनको फाइल करना जरूरी है। कब जरूरी है? अगर टोटल इनकम यहाँ रेफर किया गया है ग्रॉस टोटल इनकम प्लस डिडक्शन अंडर सेक्शन कैपिटल गेन, अगर वो एक्सीड कर जाए 2,50,000 नॉर्मल एसएससी, 3 लाख सीनियर सिटीजन एंड 5 लाख सुपर सीनियर सिटीजन। तो ये अपना जनरल कैटेगरी था, ये सीनियर सिटीजन था और ये सुपर सीनियर सिटीजन था। ये सर बिलो 60 वाले थे, ये मोर देन इक्वल टू 60 वाले थे और ये मोर देन इक्वल टू 80 वाले थे। तो अगर, और प्लीज अंडरस्टैंड, ये वाला प्रोविजन 2019 एक्ट का अमेंडमेंट है, तो ये तुम्हें ये वाला डिडक्शन 2019 एक्ट का एक नया एडिशन है। सर कौन सा? ये 54 पहले नहीं था। दैट मीन्स सर पहले सिर्फ जीटीआई के बारे में बोलते थे, अब कैपिटल गेन में सेक्शन 54 का एडिशन भी हो गया है। कैपिटल गेन में बोल रहा हूँ, फाइलिंग ऑफ रिटर्न के कट ऑफ 2,50,000, 3 लाख एंड 5 लाख के लिए अब 54 का डिडक्शन भी आ गया है। बातें ध्यान से देखना और याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं वहां से क्वेश्चन ये आएगा, तो यहीं से आएगा, क्योंकि यहां पर ही 2-3 अमेंडमेंट है जो मैं यहां कवर करूंगा और इसके बाद वाला पोर्शन ऑलमोस्ट सेम है जो 2018 एक्ट के लिए था। शायद मैं इस वीडियो के साथ वो वाला वीडियो ऐड करके तुम्हें मैं फाइलिंग ऑफ रिटर्न इनकम दूंगा, क्योंकि इसके बाद वाले प्रोविजंस में कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। वापस आ जाओ सर, स्टडी मैट में आ जाते हैं वापस। तो यहां अगर मैं एग्जांपल तुम्हें दूं, सर यहां एक एग्जांपल देने से शायद तुम लोग को और भी क्लैरिटी आ जाए, और वो एग्जांपल ये होगा कि सर अगर मैं बोलूं कि सर किसी का मिस्टर एक्स का एज लिमिट लेट इट बी 35 इयर्स एंड इसका डिडक्शंस क्या क्या था, लेट इट बी इसका जीटीआई 3,50,000 और इसने डिडक्शंस क्लेम की, कर लिए 1,50,000। तो टीआई कितना हो गया? सर टीआई हो गया 2 लाख। अब क्वेश्चन ये है, क्या इनको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है? क्योंकि सर इसका तो 2,50,000 से एक्सीड नहीं कर रहा है, तो क्या जरूरी है? यस और नो? नहीं जरूरत है सर। क्यों नहीं जरूरत है? ना सर, आप गलत बोल रहे हो। क्या हमें ये 2 लाख देखना है? नहीं सर, हमें तो देखना है जीटीआई बिफोर डिडक्शन। इसका मतलब तो ये वाला आंसर रॉन्ग हो गया। तो होना क्या चाहिए सर? यस होना चाहिए। क्यों यस होना चाहिए सर? बिफोर डिडक्शन शुड एक्सीड बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और 2,50,000 है क्योंकि एज है 35 इयर्स। यहीं पे एज में 80 कर दूं, अगर मैं एज 80 इयर्स कर दूंगा, यहाँ पे अगर एज 80 इयर्स कर दूंगा तो 80 वालों के लिए क्या होगा सर? 5 लाख का लिमिट है। इनका क्या हो रहा है? 3,50,000। तो अब क्या करें सर? फाइल करना क्या कंपलसरी है? नो, फाइल करना कंपलसरी नहीं है, बट क्या ये चाहे तो फाइल कर सकते हैं? हाँ, ये चाहे तो फाइल कर सकते हैं, बट इनके लिए फाइल करना कंपलसरी नहीं है। तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न में ना अब तक जो हमने कवर किया है, मैं उसको थोड़ा सा फिर से एक बार रिव्यू करवा दे रहा हूँ। हमने अब तक ये कवर किया है कि सर फाइलिंग ऑफ रिटर्न, अपना रिटर्न क्या है सर? डिक्लेरेशन ऑफ इनकम है इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। एक फॉर्मेट में हमें अपना सारा इनकम का डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सबमिट करना है, और जिस फॉर्म में हम सबमिट करते हैं वही हमारा फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस दोनों हो सकता है।
फिर हमने बात किया था सर कंपल्सरी फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, कौन कौन मैंडेटरीली फाइल करेगा। तो हमने बात किया सर कंपनीज और फर्म हमेशा फाइल करेंगे, चाहे कोई भी केस हो, चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उनको फाइल करना जरूरी है। और फिर सीधा मैंने तुम लोग के साथ तुम्हारे स्टडी मैट के हिसाब से पॉइंट नंबर 4 मैंने कवर किया था कि सर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजीपी कब फाइल करेंगे। वो तब फाइल करेंगे जब उनका टोटल इनकम एज डिफाइन, जीटीआई बिफोर डिडक्शन, बिफोर कैपिटल गेन डिडक्शन, इफ एक्सीड्स बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब तक मैंने तुम लोग के साथ ये सारे पॉइंट डिस्कस किए थे। इसके बाद वाले पॉइंट्स मैंने यहां पर तुम्हें 2 एसएससी कवर कर लिया है। एसएससी नंबर कंपनी एंड फर्म एंड सेकंड इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई और एजेपी। अब हम आगे बात कर लेते हैं सर थर्ड कैटेगरी ऑफ एसएससी जिसे फाइलिंग ऑफ रिटर्न या रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। वापस अपने स्टडी मैट में आ जाओ एंड ये भी अमेंडमेंट है 2019 एक्ट का, ये भी अमेंडमेंट है। तो जैसे मैंने कहा फाइलिंग ऑफ रिटर्न तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट प्रोविजन है और उसमें 2 प्रोविजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अमेंडमेंट्स हैं। और एक अमेंडमेंट जहां कैपिटल गेन डिडक्शन डिसअलाउ किया गया फॉर योर कट ऑफ लिमिट ऑफ 2,50,000, 3 लाख एंड 5 लाख। अब एक और लिमिट है अपना जिनको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरली करना ही करना पड़ेगा अगर उनका इनकम लिमिट्स क्रॉस करे या ना करे। बहुत पहले कुछ ऐसे एसएससी थे जो अगर कुछ लग्जरी गुड्स मेंटेन करते हैं, लाइक अगर उनके पास कार हुआ करता था या उनके पास मोबाइल फोन हुआ करता था, तो उनको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी हुआ करता था। सेम वे 2019 एक्ट में भी कुछ ऐसा ही अमेंडमेंट ऐड किया गया। और ये अमेंडमेंट है क्या, जरा देख लो। ये अमेंडमेंट बोल रहा है सर एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी और फर्म, क्योंकि कंपनी और फर्म ऊपर डिफाइन हो गया कि उनको फाइल करना है, तो उनके तो लिमिट से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर सर एनी पर्सन सब हो जाते हैं उसमें। सारे के सारे जो 7 कैटेगरी ऑफ पर्सन हमने पढ़ा उसमें से सिर्फ कंपनी एंड फर्म निकालते हैं, इंक्लूडिंग लोकल अथॉरिटी हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1). वो ऊपर कवर नहीं हुए। बातें ध्यान से देखना, 139(1) यही बोल रहा है कि किसको इसको रिटर्न फाइल करना है। ये बोल रहा है कि जो पहले कवर नहीं थे, नाउ दे रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड इन द मैनर ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। दैट मीन्स सारे पर्सन अदर देन कंपनी एंड फर्म को रिटर्न फाइल करना जरूरी है, इवन दो दे आर नॉट कवर्ड इन 139(1). बट क्यों और कब और कैसे? इफ सच पर्सन क्रॉस या coming under this categories they need to file return of income or they have to file the return। सर कौन कौन है? तो सर यहां आपने क्या लिख सकते हैं? पहले तो अपने लिख सकते हैं सर एवरी पर्सन, चाहे कोई भी हो, बट एक्सक्लूडिंग कंपनी एंड फर्म। क्यों सर? क्योंकि ये यहां कवर नहीं होंगे, दूसरी जगह कवर हो। नाउ इफ दे सेटिस्फाई फॉलोइंग कंडीशन, सर वो कौन कौन से फॉलोइंग कंडीशन है जरा देख लो। हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट और इन एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग 1 crore in 1 or more current accounts maintained with a banking company or a cooperative bank। बातें ध्यान से देखना, ये बोल रहे अगर कोई पर्सन मोर देन 1 crore deposited in current account
सर ये बोल रहे हैं कि बिजनेस अकाउंट्स जनरली करंट अकाउंट होते हैं और उसमें अगर तुम्हारा 1 करोड़ से ज़्यादा डिपॉजिट हो गया और हो सकता है कि तुम्हारा रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ा हो, रीज़न क्योंकि सर हो सकता है कि उसका इनकम डज नॉट एक्सीड 2,50,000, 3 लाख और 5 लाख एज द केस में भी। क्यों सर? अरे भैया टर्नओवर ज़्यादा है बट मार्जिन कम है। पॉसिबल है कोई 1 करोड़ का बिजनेस करे और उसका 1% का मार्जिन हो, तो उसका इनकम कितना होगा? उसका इनकम होगा सर 1 लाख। अब बताओ 1 करोड़ का उसने टर्नओवर किया और इनकम कितना आया? 1 लाख। 2 करोड़ का टर्नओवर किया, इनकम कितना आया? 2 लाख। क्यों? क्योंकि सर उसका मार्जिन कम था। बट अब डिपार्टमेंट क्या बोल रहा है? ठीक है, जब मार्जिन कम हुआ करता था तो तुम रिटर्न फाइल नहीं करते थे। हो सकता है कि डज नॉट एक्सीड 2,50,000, हो सकता है यू आर नॉट द ऑडिटेड एसएससी, अदरवाइज क्योंकि तुम ऑडिट में भी फॉल करोगे, भले तुम्हारा इनकम 2,50,000 को क्रॉस ना करे बट तुम्हें रिटर्न तो फाइल करना कंपल्सरी होगा। सर अगर इनकम हो या ना हो बट उसके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा अगर डिपॉजिट हो गया तो उसे रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी। सर और कौन है? तो सर 1 करोड़ करंट अकाउंट याद रखो। सेकंड, इसी पॉइंट का सेकंड पॉइंट, हैज इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग 2 lakhs फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री। सर 2 लाख रुपए स्पेंड कर दिया, सर मोर देन 2 lakhs फॉर व्हाट? फॉर फॉरेन ट्रेवल। ओहो, तुम बाहर में घूम रहे हो, फेसबुक पे फोटो छोड़ रहे हो, हाँ ट्विटर में फोटो छोड़ रहे हो, इंस्टा में स्टोरीज लिख रहे हो, किसके लिए? बाहर घूम के आए हैं सर। कहाँ पर? कोई बैंकॉक घूम रहा, कोई स्विट्जरलैंड घूम रहा, और जब उनका रिटर्न चेक किया गया तो रिटर्न क्या था? सर रिटर्न ही नहीं फाइल किया है। अरे वाह, फॉरेन ट्रेवल कर रहे हो और ना तो टैक्स दे रहे हो और ना रिटर्न फाइल कर रहे हो। अब गवर्नमेंट ने बोला कि अगर तुमने फॉरेन ट्रेवल में मोर देन 2 लाख स्पेंड किया और भले तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया, अब करना पड़ेगा कंपल्सरी। निकालो जरा इनका कच्चा चिट्ठा, गए थे फॉरेन, घूम के आए और देखने से इनकम नहीं है, टैक्स नहीं है, जरा देखे तो सही कहां से पैसा आ रहा है। सो पॉइंट नंबर सी, has incurred expenditure of an amount or aggregate of the amounts exceeding 1 lakh towards consumption of electricity. Sir, more than 1 lakh, more than 1 lakh, कहाँ सर? For electricity. सर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया कितने का? मोर देन 1 लाख का। सर एवरेज अराउंड अपना 8 to 9,000 रुपीज। अराउंड 8,000 रुपीज। सर साल का नहीं, मंथली 8,000 रुपीज, और साल में ये 1 लाख का करीब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं। अरे सोचो जरा, ये बंदे हैं कौन जो रिटर्न भी नहीं फाइल कर रहे हैं? अब इनको फाइल करना पड़ेगा। कर क्या रहे हैं? क्या बिजनेस चला रहे हैं या और कुछ कर रहे हैं? एंड फुलफिल सच अदर कंडीशंस। अब तक ऐसा कुछ कंडीशंस आया नहीं, आने से बिल्कुल गवर्नमेंट हो सकता है कि और भी कंडीशन ऐड कर सके। एंड अदर कंडीशंस एज प्रिस्क्राइब। तो सर तुम्हें क्या क्या याद रखना है? तुम्हें याद रखना है सर करंट अकाउंट, तुम्हें याद रखना है सर करंट अकाउंट में डिपॉजिट किया कितना? 1 करोड़ से ज्यादा। सर फॉरेन ट्रेवल हुआ कितना? सर मोर देन 2 लाख। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट हुआ कितना? मोर देन 1 लाख। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं और फिर भी उसका इनकम 2,50,000, 3 लाख और 5 लाख के ऊपर नहीं है और वो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है, तो उसे अब क्या करना पड़ेगा? उसे अब रिटर्न फाइल करना जरूरी है। तो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 कवर हो गया। सर पॉइंट नंबर आगे आ जाओ। अब कौन सा पॉइंट हम लोग कवर कर ले? हम लोग अब कवर कर लेते हैं कुछ और पॉइंट जो मैंने अब कवर नहीं किया था, मैं इसको यहां कवर कर लेता हूं। सर पॉइंट नंबर 3 देख लो तुम्हारे स्टडी मैट का। सर एवरी पर्सन, सर फिर से एवरी पर्सन, हाँ
बीइंग अ रेसिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ये बोलना क्या चाह रहे हैं सर? ये बोलना ये चाह रहे हैं कि सर जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, अदर देन नॉट ऑर्डिनरी का मतलब क्या है सर? जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो ये किसको कवर हो रहा है सर? नेक्स्ट पॉइंट एक्चुअली कवर्ड है ओआर के लिए। याद है ओआर? हाँ सर, हमने बेसिक्स में पढ़ा था। ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो कौन हुआ करता था सर? ऑर्डिनरी रेसिडेंट वो हुआ करता था जो जो दो बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करे रेसिडेंट का, किसी एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले, एंड एनओआर का दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे तो वो ओआर हुआ करता था। नहीं याद है तो वापस बेसिक के चैप्टर्स कवर कर लो, याद आ जाएगा। तो सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट आगे देखो क्या बोल रहा है, हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न। अरे फिर से ये रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है। कौन है ये सर? ऑर्डिनरी, जनरल कैटेगरी, जनरल पर्सन, इंडिया का है, इंडिया में रहता है और रिटर्न फाइल नहीं कर रहा है सर। हाँ बोलो सर, इंडिया का है, इंडिया में रिटर्न फाइल नहीं कर रहा। हाँ सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हो सकता है तुम लोग भी फाइल नहीं कर रहे होगे, तुम लोग भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, बट इनकम होने से तो फाइल करोगे, अपना कट ऑफ लिमिट से ज्यादा होने से तो फाइल करोगे। तुम्हारा बिजनेस करंट अकाउंट में तुम्हारा अगर होता 1 करोड़ से ज्यादा होगा तो फाइल करोगे, तुम इलेक्ट्रिसिटी बिल 1 लाख से ज्यादा देते तो फाइल करोगे, तुम फॉरेन ट्रेवल करते मोर देन 2 लाख रुपीज का तो फाइल करते ना। अरे नहीं सर, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे इन सब में से, तो तुम हो कौन? तुम हो सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। क्या करना है फिर? हाँ सर, तुम्हें भी फाइल करना है। क्यों फाइल करना है सर? अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो। और वो क्या क्या कंडीशंस है जरा देख लो। इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म एंड वेरीफाइड इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर। सर ये तो सब जगह था पहले से। ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। सर ये ड्यू डेट क्या, ये भी हम डिस्कस करेंगे। इफ सच पर्सन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर क्या क्या हुआ? होल्ड्स एज ए बेनिफिशियल ओनर। तो आ जाओ वापस नोट्स में। सर कौन कौन टैक्सेबल है इसमें, इस कंडीशन में? सर इस कंडीशन में टैक्सेबल है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ओआर। कब सर नॉट टैक्सेबल? मैंने वर्ड गलत यूज किया सर। ऑर्डिनरी रेसिडेंट विल फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। कब कब सर? एट एनी टाइम, कभी भी, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, हमारे प्रीवियस ईयर में कभी भी अगर उसके साथ ऐसा कुछ होता है या वो इस डेफिनेशन में कवर हो जाता है तो उसे रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है। और हो सकता है तुमको भी फाइल करना पड़े अगर तुम बेनिफिशियल ओनर, बेनिफिशियरी हो जाते हो तो। सर कौन कौन है जरा देख लो डेफिनेशन। सर एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होल्ड्स एज ए बेनिफिशियल ओनर। सर पहले कौन कवर्ड हो गया सर? पॉइंट नंबर 4 का बिट नंबर 1 बेनिफिशियल ओनर कवर्ड है। सर ये बेनिफिशियल ओनर है कौन, डिस्कस करूंगा मैं। और अदरवाइज, और पॉइंट नंबर 1 में ही अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है एक्चुअल ओनर। ओहो ओहो क्या सर? आएगा अभी, रुको। एनी एसेट इंक्लूडिंग एनी फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी located outside India or has a signing authority in any account located outside India। सर ये तो ये बोल रहा है कि अगर वो बेनिफिशियल ओनर है या फिर एक्चुअल ओनर है किसका? एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अरे ये बोल रहा है बेनिफिशियल ओनर किसका? ऑफ एन एसेट, ऑफ एन एसेट। ये एसेट है कहाँ सर? ये एसेट है, ये एसेट है लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। अच्छा, गवर्नमेंट चाहता है क्या जरा देखो, जरा सुनो। गवर्नमेंट ये चाहता है जिसका जिसका एसेट इंडिया के बाहर में है उनके नाम पे है, बट वो रिटर्न नहीं फाइल कर रहे या रिटर्न में डिटेल नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रिटर्न में भी अपना डिटेल देना है कि अगर एसेट बाहर में है तो रिटर्न फाइल करेंगे तो देंगे, या उनका कट ऑफ लिमिट पार होगा तो देंगे, या वो 139(1) में फॉल करेंगे तो देंगे। अच्छा, अब कौन देगा सर? अब अगर ऑर्डिनरी हो, घर के हो तुम, इंडिया के हो, और अगर तुम्हारा एसेट बाहर में है, तुम उसके कौन हो
तुम उसके एक्चुअल ओनर हो, या फिर बेनिफिशियल ओनर। सर ये बेनिफिशियल ओनर है कौन? सर ए, बी। ए ने पैसा दिया, सर डिफाइन है बेनिफिशियल ओनर। ए ने पैसा दिया बी को कि एक काम करो, मेरे नाम पे आउटसाइड इंडिया एक घर खरीद लो। बी ने खरीद लिया, किसके नाम पे? किसके नाम पे? बी अपने ही नाम पे खरीद ले। तब भी ए क्या बन जाएगा? सर ए बन जाएगा बेनिफिशियल ओनर। हो सकता हो कि ए इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, बी बाहर में किसी दूसरे कंट्री का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, बट उस कंट्री में जहां बी ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, लेट इट बी बी, सपोज करो बी कहां का है, सपोज बी करो रशिया का है या चाइना का है। ए ने बी को पैसा दिया कि बोला खरीद ले प्रॉपर्टी, बट चाइना में हो सकता है ए, क्योंकि ये इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, इसे अलाउ नहीं है चाइना में प्रॉपर्टी खरीदना। तो ए ने क्या किया? ए ने बी को दे दिया पैसा और बोला तू अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद ले। हो सकता है ऐसा। उस केस में बेनिफिशियल ओनर कौन हुआ? सर ए हो गया। इसको फाइल करना ही करना पड़ेगा। क्यों? अरे डिफाइन है, जरा देख लो, बेनिफिशियल ओनर भी डिफाइन है। एन इंडिविजुअल हु हैज प्रोवाइडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंसिडरेशन फॉर द एसेट, जिसने एसेट के लिए पैसा दिया वही बेनिफिशियल ओनर है। फॉर द इमीडिएट और फ्यूचर बेनिफिट, उसे साथ साथ बेनिफिट मिले। हो सकता है बी ने कुछ ऐसा काम किया, ए के लिए किया हो, या फिर फ्यूचर में उसे कुछ बेनिफिट मिले, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ऑफ हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन, या फिर बी ए के किसी रिलेटिव को बेनिफिट दे दे, तब भी ए क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल ओनर हो जाएगा। दैट मीन्स ए अगर चाइना में जाके खुद एक प्रॉपर्टी खरीद ले तो वो अदरवाइज में कवर हो जाएगा एक्चुअल ओनर, तब भी फाइल करना है रिटर्न। या फिर ए बी को पैसा दे दे और बी को बोले तू खरीद ले फॉर सम बेनिफिट, बी ए को किसी और वे में बेनिफिट प्रोवाइड कर दे, दैट इज डिफरेंट इशू। बट अगर ए ने ऐसा किया, पैसा दिया, भले प्रॉपर्टी इसके नाम पे नहीं था, बट फिर भी ए क्या बोला जाएगा? ए बोला जाएगा एज ए बेनिफिशियल। तो सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट में कौन कवर है? सर बेनिफिशियल ओनर कवर कर, और कौन कवर्ड है? एक्चुअल ओनर कवर्ड। और कौन कवर्ड है? सर और कवर्ड है बेनिफिशियरी। बट यहां मैं एक और पॉइंट कवर करूंगा। सर यहां एक और पॉइंट है कि सर एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैज ए साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। दैट मीन्स सर अगर एक बैंक अकाउंट में ये बंदा बेनिफिशियल ओनर का साइनिंग अथॉरिटी है या एक्चुअल ओनर का साइनिंग अथॉरिटी है, कोई अकाउंट में इसका साइन चल रहा हो, जो अकाउंट कहां पास है? आउटसाइड इंडिया है, तो नॉट ओनली एसेट आउटसाइड इंडिया, इट इज फॉर अकाउंट आल्सो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। तो इन दोनों केस में बेनिफिशियल ओनर अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, उसका एक अकाउंट बाहर में मेंटेन हो रहा है, तो वो इंडिया में रिटर्न फाइल जरूर करेगा। नो सर बेनिफिशियरी कौन है? ये बोल रहे हैं बेनिफिशियरी ऑफ एन एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सर बेनिफिशियरी ऑफ एन एसेट, और जब मैंने एन लिखा, ये एसेट्स और एसेट्स दोनों को कवर करता है। ऑफ एन एसेट लोकेटेड बेनिफिशियरी के लिए अकाउंट नहीं है, बेनिफिशियरी के लिए सिर्फ एसेट है जो लोकेटेड आउटसाइड इंडिया है। सर बेनिफिशियरी कौन है? डिफाइन है सर, बेनिफिशियरी भी डिफाइन है, जरा देख लो डेफिनेशन, तुम्हें ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। सर बेनिफिशियरी एन इंडिविजुअल who derives benefit from the asset during the previous year and the consideration of for such asset has been provided by any person other than such beneficiary। सर बेनिफिशियरी है कौन?
सर बेनिफिशियरी एक पर्सन है जिसको जिसको उस एसेट का बेनिफिट मिल रहा है, जिसे किसी भी एसेट का बेनिफिट मिले, और ये एसेट है कहाँ सर? ये एसेट है आउटसाइड इंडिया। इसके लिए पैसा किसने दिया? इसके लिए पैसा किसने दिया? अदर देन बेनिफिशियरी। दैट मीन्स सर इसका बेनिफिट अगर बी को मिल रहा है, बी कौन है? बी सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। दैट मीन्स इस प्रॉपर्टी का सपोज करो रेंट एक बेनिफिट है, और इस रेंट किसे मिल रहा है? ये रेंट बी को मिल रहा है। किसने दिया सर? ए ने दिया। क्या दिया? ए ने पैसा दिया। कौन सा पैसा सर? कंसिडरेशन। किसके लिए? इस एसेट को परचेज करने के लिए। ए कौन था सर? ए था बेनिफिशियल ओनर। ए था एक्चुअल ओनर भी हो सकता है, और ए ने पैसा दिया, प्रॉपर्टी परचेज किया। हो सकता है ए फादर है, इसने सन के लिए पैसा दे दिया कि जो भी इसका प्रॉपर्टी का रेंट आएगा वो बी को मिल जाए। तो बी कौन हो गया? बी हो गया सर बेनिफिशियरी। ए कौन हो गया? बेनिफिशियल ओनर या एक्चुअल ओनर हो गया। और बी कौन है सर? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर ये केस है तो सर तो ए को भी फाइल करना पड़ सकता है रिटर्न, पॉसिबल है। तो बी को भी करना पड़ सकता है, पॉसिबल है। बट अभी इस केस में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सिर्फ इस केस में बात कर रहे हैं बेनिफिशियरी के बारे में, सिर्फ बी के बारे में बात कर रहे हैं। क्या सर एक ही प्रॉपर्टी के लिए, उसी प्रॉपर्टी का इनकम के लिए दोनों को फाइल करना पड़ेगा? पॉसिबल। बट एक और प्रोविजन है, जरा इसको भी समझ लो। और ये प्रोविजन क्या, जरा देखो। ये बोल रहे हैं हाउएवर an individual being a beneficiary of any asset located outside India would not be required to file return of income under this clause, where income, if any, arising from such asset is includable in the income of the person referred to in A above in accordance with the provision of Income Tax Act 1961। सर ये बोल ये रहा है कि अगर ये रेंट ए के हैंड में टैक्सेबल हो जाए तो फिर बी को फाइल करना जरूरी नहीं है। अगर ये बेनिफिट बेनिफिशियल ओनर के हैंड में चला जाए और बेनिफिशियल ओनर रिटर्न फाइल कर रहा है सेम इनकम के लिए, तो फिर बी को फाइल करना रिक्वायर्ड नहीं है। दैट इज व्हाट दैट स्पेशल प्रोविजन और प्रोविजो हैज बीन मेंशन्ड इन दैट सेक्शन। तो सर इस पॉइंट में कौन कौन कवर था? सर इस पॉइंट में कवर है ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इस पॉइंट में कवर है बेनिफिशियल ओनर, इस पॉइंट में कवर है एक्चुअल ओनर। किसके लिए सर? फॉर एसेट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। किसके लिए सर? फॉर एन अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। और कौन कवर्ड है सर? बेनिफिशियरी कवर्ड है। तो इन शॉर्ट वी कैन से सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बेनिफिशियल ओनर, actual owner, beneficiary are required to file return if any account maintained any asset located outside India। तो उन सब केसेस में रिटर्न फाइल करना जरूरी है। सर और क्या बच गया? 139(1) में हमने 4 पॉइंट कवर कर लिए। हमने कंपनी फर्म कवर कर लिया, हमने इंडिविजुअल्स के बारे में कवर कर लिया। हमने अगेन ये करंट अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड फॉरेन ट्रेवल के बारे में कवर कर लिया। हमने बेनिफिशियल ओनर, एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया के बारे में कवर कर लिया। कौन बच गया सर? अब बच गया ये पॉइंट नंबर 2। सर ये जितने पॉइंट हमने कवर किए इन सबको छोड़ दें, फिर भी कोई बच जाए। इन केस ऑफ ए पर्सन अदर देन अ कंपनी और अ फर्म। दैट मीन सर इंडिविजुअल के लिए तो एक्सक्लूसिवली दिया गया था, करंट अकाउंट के लिए एक्सक्लूसिवली दिया था, इन सब में भी कोई कवर नहीं हो रहा है। अच्छा, ओहो, तो और कोई अगर बच गया, फॉर एग्जांपल सर हमने कंपनी कवर किया, फर्म कवर किया, इंडिविजुअल कवर किया, एचयूएफ कवर किया, एजीपी कवर कर दिया, बीओआई कवर कर दिया, तो बचा कौन सर? बच गया लोकल अथॉरिटी। अरे हाँ, तो एनी अदर पर्सन ये बोल रहे हैं in case of a person other than a company or a firm।
filing of return of income on or before the due date is mandatory if his total income or the total income of any other person in respect of which he is assessable या किसी और के लिए under this act during the previous year exceeds the basic exemption limit. तो सर जो पर्सन अब तक हमने पढ़ा था उन सबको छोड़ दो, वो अगर कवर नहीं हुए तो अपने अदर पर्सन के लिए अगर इनका टोटल इनकम ये टोटल इनकम सिर्फ वही टोटल इनकम है जो आफ्टर डिडक्शन आएगा 80C to 80U के बाद आएगा if exceeds basic exemption limit. तो अदर पर्सन रिटर्न तब फाइल करेंगे जब इनका लिमिट 2,50,000 के ऊपर हो जाएगा, तो इनको फिर रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी होगा. क्विकली मैं एक बार रिवाइज फिर से करवा देता हूँ कि क्या अब तक मैंने डिस्कस किया. ऑलमोस्ट हमने सारे कवर कर लिए हैं कि 139(1) में क्या है. ड्यू डेट में डेफिनेटली कवर करूंगा, बट ड्यू डेट में भी हम है नहीं. हम अभी हैं कि कौन कौन रिटर्न फाइल करेगा और जरूर से करेगा. जल्दी से पता हो कौन कौन करेगा. सर कंपनी एंड फर्म करेगा, और कौन करेगा? जल्दी से मेरे नोट्स में आ जाओ. सर कौन करेगा फाइलिंग ऑफ रिटर्न? कंपनी फर्म कंपल्सरी करेंगे. और कौन करेंगे? हर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी करेंगे. कब करेंगे? सर अगर इनका टोटल इनकम एज डिफाइंड, अगर टोटल इनकम एज डिफाइंड, दैट मींस बिफोर 80C to 80U एंड बिफोर डिडक्शन अंडर सेक्शन कैपिटल गेन 54 सीरीज, इफ इट एक्सीड्स 2 लाख, 50, 3 लाख, 5 लाख, देन इनको रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है. सर और कौन फाइल करेगा? सर और सारे पर्सन फाइल करेंगे अदर देन कंपनी एंड फर्म. कब? अगर उनके करंट अकाउंट में 1 करोड़ से ज्यादा डिपॉजिट हो, या फिर उनका फॉरेन ट्रेवल हो. कितने का सर? मोर देन 2 लाख का. या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया मोर देन 1 लाख एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो इनको भी फाइल करना जरूरी है. और कौन फाइल करेगा? सर ऑर्डिनरी रेसिडेंट फाइल करेंगे. कब? वो बेनिफिशियल ओनर हो, एक्चुअल ओनर हो, बेनिफिशियरी हो. सर किसके लिए? फॉर एसेट्स, फॉर अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, इनको भी रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है. सर और कौन फाइल करेगा? और जो बच गए इफ इनका टोटल इनकम एक्सीड्स मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो इनको भी रिटर्न फाइल करना कंपल्सरी है. खूब तुम लोगों को समझ में आया होगा. होपफुली तुम लोगों को समझ में आया कि मैंने क्या डिस्कस किया है. बट डेफिनेटली इसके साथ एक प्रॉब्लम, एक बेसिक एग्जाम्पल तुम लोग के साथ मैं शेयर करूंगा, और वो एग्जाम्पल थ्रू व्हाट्सएप में तुम लोग के साथ शेयर करूंगा, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे. एक बड़ा एग्जाम्पल है, मैं थ्रू व्हाट्सएप तुम लोग को शेयर करूंगा. जैसे मैंने कहा ये सारे वीडियो अब जो मैं बनाऊंगा वो मैं यूट्यूब में शेयर करूंगा, जिसके कारण कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और जिनके बच्चों के पास लैपटॉप नहीं है या फिर अदर मीडिया नहीं है वो डायरेक्टली देख पाए. बट इनकी एक्सरसाइज मैं तुम्हारे साथ डायरेक्टली 1-to-1 बेसिस या फिर ग्रुप में डिस्कस करूंगा, और सारे प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके वहां पर तुम्हें दिखाऊंगा. थैंक यू. घर में रहो और सेफ रहो और पढ़ते रहो.